तो बात करते हैं हम एक नौजवान जिसकी उम्र थी मात्र 19 साल। जुनून था इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पाना। न अपने घर को देखता है, न परिवार को देखता है और ना ही देखता है अपनी जवानी, और वो भर्ती देने चला जाता है। सिलेक्ट हो जाता है उसके अंदर। फिर उसके बाद तो कहानी है ये उस पर्सन की जिसका जन्म होता है 30 अगस्त 1946, जो पंजाब के सरदारपुरा गांव में रहते थे। सरदारपुरा 1947 के दौरान पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जब 1947 में बंटवारा होता है तो सरदारपुरा गांव अब वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, जिसके बाद इनके परिवार को अब वो सरदारपुरा गांव छोड़कर कपूरथला में जाना पड़ता है। यानी कि अब कहानी है 1947, जब देश का बंटवारा हो चुका था। बंटवारे के बाद अब इनका परिवार भारत के कपूरथले में आ जाता है। इनकी पढ़ाई अब प्राइमरी एजुकेशन गांव से ही होती है और फिर उसके बाद इनका हाई स्कूल डीएवी हाई स्कूल से मार्च 1965 में पूरा हो जाता है। हाई स्कूल के दौरान ही ये इंडियन आर्मी की भर्ती में जाने लगते हैं। तभी इनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है 30 अगस्त 1965 को, और इनको 14th राजपूत रेजिमेंट में इनका पोस्टिंग की जाती है। उस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। सिचुएशन क्रिटिकल हुई थी, तभी इस नौजवान की वहां पोस्टिंग होती है। ये पूरा अपने देशभक्ति और जुनून के साथ वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तभी उनके साथियों को एहसास हो जाता है कि ये कोई आम नौजवान नहीं, ये है एक ऐसा नौजवान जिसके दिल में और शरीर के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून भरा हुआ है। इनकी इस बहादुरी को देखते हुए सीनियर कमांडर इनका ट्रांसफर करते हैं 23rd पंजाब रेजिमेंट, जहां पर उस समय सिक्किम और इंडो बॉर्डर पर सुरक्षा करती थी। हरभजन की अब नाथुला में पोस्टिंग होती है, जो इंडिया और तिब्बत को जोड़ने वाली संवेदनशील जगह थी। यहाँ पर बर्फीले पहाड़, ऊंची चट्टानें और कम ऑक्सीजन वाली जैसी अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, उन्हें छोटी छोटी बंकरों में रहकर देश की सुरक्षा करनी पड़ती थी। इस परेशानी के चलते हरभजन सिंह को एक उनके कंधों पर जिम्मेदारी और दी जाती है। वो दी जाती है रिमोट पोस्टिंग एरियाज में मटेरियल यानी कि फूड और एम्यूनिशन की सप्लाई करने की जिम्मेदारी, क्योंकि सभी को पता था कि हरभजन सिंह एक जिम्मेदार और हिम्मत वाला बंदा है, तो ये काम वही कर सकता है। अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाते हुए हरभजन सिंह बर्फीले चट्टानों से होते हुए और पहाड़ वाले रास्तों से गुजरते हुए से जा रहे थे मटेरियल को लेकर। उन्हें ये सामान अपने खच्चरों पर लाद कर, खच्चर यानी गधों पर लाद कर पहाड़ी वाले और बर्फीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन हरभजन सिंह अपने काम को जिम्मेदारी और पूरे डेडिकेशन से करते थे। उनकी इस डेडिकेशन को ही लेकर अचानक से एक दिन 4 अक्टूबर 1968 को भूचाल आता है। तेज बारिश और तूफान का बहाव आने लगता है, पहाड़ों से पानी गिरने लगता है, रास्तों से फिसलन होने लगती है। तभी अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद ये एक तेज बहाव वाली नदी में गिर जाते हैं। और नदी का बहाव इतना तेज था कि इनको ना जाने कितने किलोमीटर दूर बहाव इनको ले जाता है। उस दौरान सिक्किम और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ एरिया लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड, फ्लड और नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजों से जूझ रहा था। क्योंकि हरभजन सिंह अकेले थे, तो इस खबर का और उनके साथ हुई इस घटना का किसी को कोई सुराग और पता न था। देर रात तक भी डोंगचुकला ना पहुंचने के बाद हरभजन सिंह की अब उनके साथियों ने खोज या फिर छानबीन शुरू की।
उनके साथियों ने हेडक्वार्टर से खबर ली कि अभी तक हरभजन सिंह टोंगचुकला नहीं पहुंचे। तब सर्च चलती है, तब 5 दिन का लगातार सर्च ऑपरेशन चलता है। इस 5 दिन के सर्च ऑपरेशन के दौरान जब हरभजन सिंह का कोई सुराग नहीं पता चलता, उनका बटालियन उनको भगोड़ा साबित कर देता है, तो उनके कुछ साथी इस चीज से नाखुश थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हरभजन सिंह भागने वालों में से नहीं है। तभी उनका एक दोस्त प्रीतम सिंह, जो रात को सो रहा था, तभी अचानक से सोते हुए प्रीतम सिंह के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रीतम, मैं आज जब आ रहा था तो मेरे साथ ऐसे ऐसे ये घटना हो चुकी है और मैं अब ये दुनिया छोड़ चुका हूँ और मेरा शरीर वहाँ पर पड़ा है। तो अब उसके बाद जैसे ही वो एकदम अचानक से उठता है और वो बिल्कुल सदमे में पहुंच जाता है। तभी ये खबर एकदम हड़बड़ाहट में ये खबर वो अपने साथियों को देता है और जो उनके हेडक्वार्टर के जो अदर अधिकारी होते हैं उनको ये खबर पहुंचाई जाती है। कुछ लोग तो इस बात पर मजाक उड़ाते हैं और किरकिरी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सीरियस भी लगती है। तभी अगले ही दिन वो लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। सपने में लोकेशन बताई थी, वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं और मात्र कुछ मीटर की दूरी चलने के बाद ही उन्हें हरभजन सिंह की डेड बॉडी मिल जाती है। जैसे ही डेड बॉडी मिलती है तो सभी लोग सदमे में आ जाते हैं और जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था वो लोग शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेते हैं और उन्हें अफसोस होता है कि ये इंसान भगोड़ा नहीं है। अब क्या, सारे सैन्य सम्मान के साथ उनको भगोड़ा नहीं, अब उन्हें शहीद घोषित किया जाता है और उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको सेकंड हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड यानी कि महावीर चक्र से भी नवाजा जाता है। अब कहानी में आता है रोमांचक मोड़, जिससे इंडियन आर्मी की बहुत हेल्प होने वाली थी। तो कहानी है ये, जब कुछ दिन सामान्य रहे तो सामान्य रहने के बाद अब धीरे धीरे सोल्जर्स जब रात को सोते थे तो उन्हें बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की इंफॉर्मेशन के सपने आने लगते हैं। और सपने में कौन आता है दोस्तों? सपने में आते हैं हरभजन सिंह। वो चीनी सैनिकों की इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, उनकी हर एक मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। अब ये खबर सामान्य नहीं लगी। हरभजन सिंह सैनिक के सपने में आकर कहते हैं कि देखो, मेरा शरीर भले से ही प्रेजेंट ना हो, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा ऑन ड्यूटी रहेगी। अब इस सपने की जब ये इंफॉर्मेशन और अधिकारियों को दी जाती है तो वो लोग इस चीज को सामान्य नहीं मानते और ना ही रियल मानते हैं। कुछ सैनिकों ने तो उनके होने का एहसास भी किया और जब ये बात हाई रैंक के अधिकारियों को बता दी जाती है तो उन लोगों को यकीन नहीं होता और वो पहुंचते हैं डोंगचुकला इस बात का जांच पड़ताल करने के लिए। तभी जब वो अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उनको भी एहसास होता है कि हाँ, हरभजन सिंह की स्पिरिट आज भी वहां मौजूद है। तो वो लोग भी चौंक जाते हैं। अधिकारियों ने महसूस किया कि उनकी बॉडी फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन उनकी स्पिरिट यानी कि आत्मा आज भी ऑन ड्यूटी है। कुछ साथियों ने तो उनको पेट्रोलिंग करते तक महसूस किया है। अब कहानी आती है एक नए मोड़ पर। वहां के सोल्जर ही महसूस नहीं दोस्तों, वहां के आम लोगों को भी ये एहसास होने लगा था कि यहाँ पर कोई एक ऐसी इनविजिबल स्पिरिट यानी कि आत्मा है जो यहाँ पर उनको महसूस होती थी। फिर क्या, हरभजन को अब हरभजन नहीं, बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाने लगा और उनको एक देवता का दर्जा दिया जाने लगा। फिर क्या, इंडियन आर्मी ने नाथुला में एक
बाबा हरभजन सिंह के नाम का एक मंदिर बनवा दिया, यानी कि श्राइन बनवा दिया। और वहाँ पर श्राइन के अंदर उनके जूते, उनके ड्रेस, उनके खाने पीने और सारी चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही चीज़ें प्रिजर्व की जाने लगी जैसे कि किसी एक लिविंग सोल्जर्स की जाती हैं। उनके हर रोज़ उनकी ड्रेस पर प्रेस होकर आती थी, शूज़ पर पॉलिश होकर आते थे, पानी की बोतल रखी जाती थी और उनके लिए खाना की थाली भी दी जाती थी। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलती चली जाती रहीं जैसे कि एक लिविंग सोल्जर्स करता है। जब भी वहाँ पर सैनिक आते थे इनके कमरे के अंदर तो वो देखते थे कि ये ड्रेस ऐसे जैसे कि प्रेस नहीं, यानी कि पहनी हो किसी ने। शूज़ पर मिट्टी लगी हुई होती थी जैसे कि कोई इन्हें पहनकर गया हो, और खाना बिल्कुल जैसे किसी ने खाया हो, और पानी बिल्कुल बोतल खाली हो जाती थी। यानी कि सारी चीज़ें हूबहू वैसे ही चलती रहीं जैसे कि एक लिविंग सोल्जर्स के साथ होता है। यानी कि बॉडी इनविजिबल है लेकिन ऑफिसर आज भी ड्यूटी पर तैनात है, वो अपना ऑन ड्यूटी आज भी थे। फिर उसके बाद एक नया मोड़ और आता है। मोड़ आता है कि जब इस चीज़ का एहसास सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को ही नहीं, चाइनीज सोल्जर्स को भी एहसास होता है। उन्हें एहसास होता है कि एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर एक आदमी आता है जो वहाँ पर बॉर्डर पर हमेशा उनको घुसपैठ करने से रोकता था और उनको परेशान करता था, उनकी नाक में दम कर रखा था, उनके सारे इरादों को नस्त नाबूद कर दिया था, उनकी हर चाल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। फिर क्या, चाइनीज सोल्जर से एक बार तो लेटर भी लिखते हैं इंडियन आर्मी को कि प्लीज आप अपने इस व्हाइट घोड़े वाले सोल्जर्स को वापस बुला लीजिए। इंडियन आर्मी को और यकीन हो जाता है कि हमारे हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल उसी जोश के साथ आज भी तैनात हैं और अपनी ड्यूटी पूरे जद्दोजहद से निभा रहे हैं। अब क्या होता है, इंडियन आर्मी इनकी ड्यूटी को अब ऑफिशियली ड्यूटी कर देता है, सभी को ऑफिशियली बता देता है कि हाँ ये भी हमारे एक ऑफिशियल सोल्जर है जो ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद क्या, सैलरी इनको प्रॉपर इनके घर वालों को पहुंचती रही, इनको सैलरी भी दी जाने लगी। और फिर क्या, चाइना और इंडिया की जब भी फ्लैग मीटिंग होती थी तो इनके लिए एक कुर्सी खाली छोड़ी जाती थी। यानी कि अब सभी लोग ये यकीन कर चुके थे कि एक इनविजिबल स्पिरिट है जो यहाँ पर अभी भी ड्यूटी कर रही है। फिर क्या, जो भी वहाँ पर बॉर्डर पर तैनात सैनिक रहते थे इनको एडवाइस भी देते रहते थे, और कभी कभी तो जब कोई सैनिक ऑन ड्यूटी सो जाया करता था तो उनको जोरदार तमाचा भी मार के जगा दिया करते थे। तो ये थी कुछ कहानी। फिर उसके बाद क्या, हर महीने की ही तरह उनको छुट्टियां भी दी जाती थी। उनको 11 सितंबर से लेके नवंबर तक 2 महीने की छुट्टियां दी जाती थी। हर 11 सितंबर को वो अपने गांव जाया करते थे, पूरे सैन्य सम्मान के साथ। उनकी ड्रेस, उनके कपड़े, जूते, हर चीज को, सामान को उनको बाकायदा ट्रेन से उनके गांव कपूरथला तक पहुंचाया जाता था, बिल्कुल सैनिक सम्मान के साथ। वहां पर लोग जश्न के साथ उनका स्वागत करने के लिए अमर रहे, हरभजन सिंह अमर रहे के नारे गूंजने लगते थे। सैनिक वहां जाते, उनके सामान को उनके घर पर रखते और वैसे ही बिल्कुल वापस आ जाते। ये सिलसिला चलता 2 महीने तक। गांव वाले वहां पर आते और उनके सामने आकर प्रार्थना करते और उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहकर पुकारते। ये सिलसिला 2 महीने तक चलता और वहां पर 2 महीने तक लंगर चलता। इस तरीके से लोगों का वहां पर इतना आवागमन रहता था कि लोग वहां पर बिल्कुल उनकी भक्ति में लीन रहते थे। उनकी माँ उनके फोटो को लेकर उनके कमरे में बैठी रहती थी, सब लोग बिल्कुल गमगीन हो जाते। लेकिन जब नवंबर का महीना यानी कि 9 नवंबर को उनको वापस आने का दिन होता है, सारा गांव वापस से कपूरथला गम में डूब जाता है और लोग शोक में पहुंच जाते हैं। फिर से वही सैनिक आते हैं और सैन्य सम्मान के साथ उनके सारे सामानों को वापस लाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बीच में एक बात बताता चलूं आपको, जब भी हरभजन सिंह
छुट्टी पर जाया करते थे तो बॉर्डर पर तैनाती को बिल्कुल हाई सिक्योरिटी अलर्ट में कर दिया जाता था। सारी सोल्जर्स को एडवाइस दी जाती थी कि सभी लोग हाई अलर्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा हरभजन सिंह उस समय नहीं रहते थे, तो मूवमेंट होने की ज़्यादा चांसेस रहते थे। इसी वजह से सभी सोल्जर्स एक्टिव मोड में रहते थे। उसके बाद क्या ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा और वो हमारे इंडियन आर्मी की हेल्प करते रहे। यहाँ तक ही नहीं, जब जब चाइना और इंडिया बॉर्डर पर टेंशनें बढ़ जाती थी तो हरभजन सिंह की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया जाता था। फिर क्या, ये सोल्जर्स को क्रिटिकल सिचुएशन में अलर्ट भी करते थे और इन सब के चलते इनका प्रमोशन भी होता था, जैसे एक लिविंग सोल्जर्स का होता है। उसके बाद सन 2006 में इनका होता है रिटायरमेंट। लेकिन ये सोल्जर्स रिटायरमेंट के बाद कहाँ रुकने वाला था? लोगों को अब भी एहसास होता था कि यहाँ पर अभी भी हरभजन सिंह मौजूद हैं। क्यों? एक बात कहते हैं ना कि जो इंसान जिंदा रहते हुए भी अपनी आत्मा से ड्यूटी कर रहा है तो रिटायरमेंट जैसी फॉर्मेलिटी को वो क्या ही मानेगा। वो आज भी ऑन ड्यूटी है। 2017 में कुछ लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्या बात कहकर कि अंधविश्वास चल रहा है इंडियन आर्मी के अंदर। उनके ऊपर ये लांछन लगाया जाता है और उसके बाद कोर्ट का आदेश आता है कि हाँ जी, इस सिलसिले को अब रोका जाए। फिर क्या, ये सिलसिला वहीं थम जाता है। फिर अब ना पेंशन, ना सैलरी, ना वो आने जाने का सिलसिला और ना छुट्टी। फिर देशभक्त कहाँ मानने वाला था? हरभजन सिंह आज बिना सैलरी और अब कोई छुट्टी नहीं, 12 के 12 महीने ड्यूटी करते हैं। आज भी वो लोग आज भी उन्हें महसूस करते हैं और आज भी वो हमारे इंडियन आर्मी को एडवाइस या फिर सिचुएशन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लोग उन्हें अब सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं, देवता के रूप में पूजने लगते हैं और आम जनता उनके मंदिर पर आते हैं और वहां आकर प्रार्थना करते हैं। और नाथुला में आज भी उनकी अखंड ज्योति जलती है और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता चला जा रहा है और लोग उनके मंदिर पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये थी कहानी एक 19 साल के उस लड़के की जिसके दिल में देशभक्ति का इस कदर जुनून था कि इनकी इस लाइफ स्टोरी को सुनकर मैं हकीकत में बहुत इमोशनल हो चुका हूँ। एक ऐसा नौजवान जो मात्र 19 साल का, हर देशभक्ति का जुनून इतना है कि वो आज भी ड्यूटी कर रहा है। जब जिंदा था तो ड्यूटी की ही, लेकिन मरने के बाद भी आज भी आत्मा उसकी ड्यूटी कर रही है। ये थी कहानी हरभजन सिंह की, जिन्हें लोग आज बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को मेरी एक स्टोरी या रियल लाइफ स्टोरी जो हरभजन सिंह जी के ऊपर थी कैसी लगी? ये उनकी जीवन की कहानी थी और कुछ के साथ घटनाएं घटी और जो उन्होंने अब हमारे लिए किया। आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस कहानी के या इनके बारे में कौन कौन लोग जानते थे पहले से, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जा चुके हैं या फिर देख चुके हैं कि कभी घूमने गए हों, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से रियल टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। फिर आप लोग ध्यान रखें अपना और मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय, ओके, बाय।